Hello everyone, my name is Priya Yadav. Today we are going to discuss another basic concept of accounting. आज हम ये जानेंगे कि अकाउंटिंग कितने बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं कि अकाउंट्स अगर आपको क्या कैश में पेमेंट मिलेगी तब हमें रिकॉर्ड करना है, आपको क्रेडिट में पेमेंट मिल रही है हमें तब रिकॉर्ड करना है, या हम दोनों ही रिकॉर्ड कर लें, या दोनों को रिकॉर्ड करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है. Alright, so today we are going to study basis of accounting. There is a decorum of my class कि आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है. Whenever I let you know तभी आपको लिखना है. अभी आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स बनाएं और उसी के ऊपर ही ध्यान दें. Don't write, just build up your concepts. Alright, basis of accounting. अकाउंटिंग दो बेसिस के ऊपर की जाती है. एक होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है क्रेडिट बेसिस. ठीक है. अब कैश का मतलब हम सबको पता है, कैश से कि आपने जितना भी सामान आपने लिया तो आपने तुरंत कैश में पेमेंट कर दी. कैश को एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सामान खरीद के लेकर आए, यू वेंट टू अ किराना स्टोर. एग्जाम्पल, ये एक किराना स्टोर है, ठीक है, और ये आप हैं. लेट्स एज्यूम आपको एक चिप्स लेने थे. आप यहां गए, किराना स्टोर वाले ने आपको चिप्स दिए, आपने उसे मनी पे कर दिया. दिस इज कैश ट्रांजैक्शन. ठीक है. आपको बदले में कोई गुड्स मिला और आपने तुरंत उस गुड्स की पेमेंट कर दी. ठीक है. अब हो सकता था कि आप उसको अभी के अभी मनी पे नहीं करते. ये जो मनी आपने पे कर दिया है आप इसे पे ना करते. आप बोल देते कि खाते में लिख लो, महीने के एंड में मैं पेमेंट कर दूंगा या कर दूंगी. तो अब आप सामान क्या करके आ गए, उधारी पर लेकर के आ गए. ये क्रेडिट बेसिस पे जाएगा. ठीक है. अगर आप तुरंत कैश में पेमेंट करके आ रहे हो तो कैश बेसिस, अगर आप उधारी करके आ रहे हो तो उसको हम क्रेडिट बेसिस कहते हैं. इस क्रेडिट बेसिस को अकाउंट्स की भाषा में एक दूसरे नाम से जाना जाता है, एक्रूअल. इसको हम कहते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग. आपको हमेशा हर जगह यही टर्म देखने को मिलेगी, एक्रूड अकाउंटिंग, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस तरीके से. ठीक है. कैश का मतलब समझ में आया, क्रेडिट का मतलब समझ में आया. अब ये था कि आपको एक एसेट खरीदनी थी या आपको कोई एक गुड्स खरीदना था. हो सकता है आपकी कोई देनदारी हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक लोन लिया हुआ था. ठीक है. सपोज 1 लाख का लोन था आपका. ये बैंक है, आपने बैंक से एक लोन लिया हुआ है 1 लाख रुपीस का एट द रेट 10%. ठीक है. ये आप है. 1 लाख का 10% आपको इसका इंटरेस्ट देना है. आप बैंक में आए, बैंक ने आपको लोन दे दिया, आपने इसका इंटरेस्ट पे कर दिया इस साल, तो ये आपका कैश बेसिस चला जाएगा. ठीक. हो सकता है आप इंटरेस्ट ना पे कर पाओ, क्रेडिट में चला जाएगा, और एक्रूअल आई शुड से. तो आप क्या बोलेंगे कि यार मुझे ना इंटरेस्ट पे करना था पर पैसे नहीं है इसलिए नहीं कर पाया. आप ये तो नहीं बोलेंगे मैं करूंगा ही नहीं. ठीक. आपको कभी तो करना पड़ेगा. तो ये आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कि मेरे को इंटरेस्ट पे करना है पर मैं अभी कर नहीं सकता. मतलब मेरी लायबिलिटी तो आ चुकी है पर मैंने अभी उसको पे नहीं किया. यहां पर आपकी लायबिलिटी आ गई और आपने उसको पे भी कर दिया. ठीक है. बैंक क्या बोलेगा, ये आपका नजरिया है, क्योंकि आपकी तो ये लायबिलिटी थी तो इसलिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया. उस आपको तो ये लायबिलिटी है, आपको तो ये पे करना है. पर वहीं बैंक के लिए क्या होगा, बैंक के नजरिए से देखते हैं, अपने आप को यहां रख के सोचो कि आप बैंक है, आपका क्या था, आपको इंटरेस्ट तो इनकम थी ना आपकी इंटरेस्ट आपकी आमदनी थी, आपको आपकी इनकम नहीं मिली. तो अब आप क्या बोलोगे, यार मुझे सामान ना, मेरे को पैसे आने थे, पैसे आए नहीं. सो यू विल राइट एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? एक्रूड इनकम मीन्स
इनकम अर्न्ड, मैंने इंटरेस्ट कमा तो लिया, ड्यू डेट तो आ गई, बट नॉट रिसीव्ड, पर मिले नहीं। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, कैश में सिर्फ आप वही चीजें रिकॉर्ड करोगे जिनकी आप ऑन द स्पॉट कैश में पेमेंट कर दोगे और सामान ले लोगे, या आपकी कोई लायबिलिटी होगी, आपको किसी को देना होगा, वो आपने पे कर दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, क्रेडिट बेसिस और एक्रूअल बेसिस में वो चीजें रिकॉर्ड होती हैं जिसमें आपको देना था पैसा पर आपने दिया नहीं, या आपकी इनकम आनी थी पर आई नहीं। ठीक है, और इसमें आप कैश वाली ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हो। ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब पढ़ तो लिया, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, क्या फायदा? जो कैश बेसिस है, जो आपकी चीजों को रेगुलेट करता है, कंपनीज एक्ट 2013, वो इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। वो कहते हैं इसके बेसिस पे हम चीजें नहीं देखेंगे, और कंपनीज एक्ट बोलता है कि हम एक्रूअल बेसिस को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब ऐसा क्यों? कंपनीज एक्ट एक चीज को रिकॉग्नाइज करने से मना कर रहा है, वहीं दूसरी चीज को वो एक्सेप्ट कर रहा है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? सी, जब आप कैश में लेन देन करते हो, इसमें हम ना एक अभी एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक किराना स्टोर ओन करते हैं। ठीक है, किराना स्टोर ओनर है। अब आपके पास दो तरीके के कस्टमर्स आते हैं, एक जो कैश में पेमेंट करेंगे, कोई ऐसे भी आएंगे जो देनदार वाले होंगे कि महीने के आखिर में मेरे से सारी पेमेंट ले लेना। ऐसे लोग भी बहुत होते हैं कि पूरे महीने की इकट्ठी पेमेंट करूंगा, या फिर ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स होते हैं जो कहीं भागेंगे नहीं। ठीक है, अब आपने अपनी बुक्स मेंटेन की हुई है, इसमें आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, इसमें आप सारी कैश की ट्रांजैक्शंस लिखते हैं और इधर आप सारी अपनी उधारी की ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। नाउ लेट्स एज्यूम इस साल जो आपके कैश वाले कस्टमर्स थे, आपके पास 2 लाख की सेल हो गई, इस महीने आपकी 2 लाख की सेल हो गई। वहीं जो आपके क्रेडिट पे थे, जो उधार पे सामान लेके गए, वो आपको 1 लाख का प्रॉफिट मतलब सेल्स करा के गए। तो आपकी इस महीने की टोटल सेल्स हो कितनी गई? 3 लाख की सेल्स हो गई देखा जाए तो। पर और हम लोग ये एजम्पशन रख के चल रहे हैं कि ये जो आप अकाउंट्स देख रहे हैं, ये आप मार्च के महीने में देख रहे हैं। अप्रैल के महीने में क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, तो आप एक नया अपना फाइनेंशियल ईयर शुरू कर लेते हैं अप्रैल से। तो ये मार्च के महीने की बात चल रही है, आपको ये पैसा नेक्स्ट मंथ मिलेगा, मतलब ये आपको अप्रैल में रिसीव होगा। और अब जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इस साल बंद कर रहे होंगे, तो आप क्या देखेंगे कि मेरी ना 2 लाख की बिक्री हो गई, तो इस साल मेरे पास कितना पैसा आया? 2 लाख रुपए। आप किसको भूल गए? इस 1 लाख रुपए को, जो कि गलत है। कैश बेसिस में आप सिर्फ इसी 2 लाख रुपए को देख रहे हैं। आप ये 1 लाख को तो भूल ही गए कि ये पैसे सेल हो गई यार, पर पैसे तो मिले नहीं, तो कैसे बोल दो कि सेल हो गई? तो इसलिए आप इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इस 2 लाख को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, विच इज रॉन्ग। क्योंकि आप सेल इस साल 3 लाख की कर चुके हो, चाहे आपके पास पैसा आया है या नहीं आया, या आपके पास फ्यूचर में आएगा, वो आपका इसी साल का इनकम मानी जाएगी। एंड सेम गोज टू इन द केस ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये इस केस में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। जबकि अगर आप अपनी किताब को एक रूल बेसिस पे मेंटेन कर रहे होगे, तो आप इन दोनों को इकट्ठा रिकॉर्ड करोगे और आप बोलोगे इस साल की सेल 3 लाख रुपए की हुई है। और यही रीजन है कि क्यों कंपनीज एक्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता और इसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप अपनी एक्चुअल फिगर दिखा ही नहीं रहे कि आपकी कितने की सेल हो गई, इसमें आप अपनी एक्चुअल फिगर दिखा रहे हो कि आपकी कितने की सेल हो गई। जितनी भी कंपनीज हैं इंडिया में, चाहे नेशनल हो मल्टीनेशनल हो, accrual basis of accounting is a compulsion on them owing to Companies Act 2013. However, जो हमारे लोकल किराना स्टोर्स होते हैं वो सिर्फ कैश बेसिस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। यही फर्क है एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। आई होप वी आर क्लियर विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सेम। व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी कंपनीज एक्ट के साथ, कि क्यों इसको रिकॉग्निशन है, क्यों इसको रिकॉग्निशन नहीं है और क्यों इसको रिकॉग्निशन है। ठीक है ना, ये तो हुई इनकम की बात। अब हो सकता था यही आपका खर्चा है, एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस ये आपने पे कर दिए, कैश ये टू बी पेड है, मतलब पे करने हैं। आपका 3 लाख का बिल था, आपने 2 लाख रुपए तो पे कर दिए, आप बोल दो 1 लाख की पेनल्टी देखेंगे, अगले महीने भरेंगे, अभी मेरे पास पैसे खत्म हो गए, स्टाफ को सैलरी वगैरह भी पे करनी है, तो आपने ये पे नहीं किया। क्या आप ये कहोगे कि मैंने इस इलेक्ट्रिसिटी को इस साल इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो उसे आगे जाके इस्तेमाल करूंगा? नहीं, आप इस इलेक्ट्रिसिटी को, इस 1 लाख की इलेक्ट्रिसिटी को आप इस साल इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आपको इसका बिल इसी साल के हिसाब से देना पड़ेगा, ना कि इस साल के हिसाब से। ठीक है, तो आपको यहीं पर रिकॉर्ड करने की, दैट इज एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट इज एक्रूड कॉन्सेप्ट। जबकि कैश बेसिस पे आप सिर्फ 2 लाख को रिकॉग्नाइज करेंगे, पर क्रेडिट बेसिस पे आप 3 लाख को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, इन सब चीजें के सिर्फ कंपनीज एक्ट और टैक्स और आपके लॉज के साथ कंप्लायंस नहीं होता, आपको टैक्स में भी बहुत प्रॉफिट होता है। आपने इस साल का खर्चा इसी साल दिखा दिया तो आपको टैक्स कंसेशंस मिलते हैं, आपका टैक्स बचता है ना, आपने अपनी सारी इनकम में से अपने इस साल के सारे खर्चे लेस कर दिए, तब आपकी एक्चुअल जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो निकल करके आएगी। एक लॉ को अगर आप नहीं कंप्लाई करेंगे तो बहुत सारी लॉज आप डिफाई करते हैं और आप अपना भी नुकसान कराते हैं। सो द थिंग which is being recognized by Companies Act is cash basis, credit basis, and the one which is not recognized is cash basis. The benefits are more in the credit basis as compared to cash basis. This is being followed up by the organized sector, usually unfollowed or generally unfollowed by the unorganized sectors. Alright. I hope the concept is clear. तो अब notes ले लिए जाएं. Take down. Write the heading basis of accounting and ऐसे classification कर लो, cash basis and credit basis. Write under cash basis, incomes are not recorded. Incomes are not recorded unless they are received in cash. Incomes are not recorded unless they are received in cash. Full stop. Similarly, comma, expenses are recorded. Similarly, comma, expenses are recorded only when they are paid in cash. Only when they are paid in cash. Full stop. Underline the word incomes are recorded, received in cash. Incomes are recorded, received in cash, and in the next line underline expenses are recorded, underline paid in cash. Underline expenses are recorded and underline paid in cash. I am repeating the entire sentence. Incomes are not recorded. Incomes are not recorded unless they are received in cash. Full stop. Similarly, expenses are recorded only when they are paid in cash. Look at the code now. यही लिखा है हमने, इनकम्स आप सिर्फ तभी रिकॉर्ड करेंगे जब आपको कैश में मिल जाएगी, यानी कि आपने 2 लाख को रिकॉर्ड किया और 1 लाख की इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया। एंड सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश, मतलब जब आपने 2 लाख रुपए कैश में पे कर दिए, आपने सिर्फ इन्हीं को रिकॉर्ड किया, 1 लाख रुपए आपने कैश में पे ही नहीं करे तो आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक, कंटिन्यू फर्दर, फुल स्टॉप। इन अदर वर्ड्स credit transactions are not recorded at all. In other words, credit transactions are not recorded at all. Now underwrite credit basis or accrual basis. Give the heading credit basis or accrual basis. अब ऐसे बनाना था आपको, ठीक है, ऐसे bifurcation. Now write incomes are recorded. Incomes are recorded when they are earned. Incomes are recorded when they are earned or accrued. Incomes are recorded when they are earned or accrued, comma, irrespective of the fact, comma, irrespective of the fact whether cash is received or not.
irrespective of the fact whether cash is received or not. Underline, incomes are recorded when earned. Underline, incomes are recorded when earned. Also underline, whether cash is received or not. Underline, whether cash is received or not. Look at the board. आपने यही किया है, आपने 2 लाख प्लस 1 लाख रुपए कमा लिए और आपने उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर दिया. अब उसमें क्या लिखा है, दे आर रिकॉर्डेड वेदर रिसीव्ड और नॉट. जो रिसीव हो गए 2 लाख रुपए वो तो दिखाएंगे, पर 1 लाख रुपए जो रिसीव नहीं हुए वो भी एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अंदर आप दिखाएंगे. आई होप आई एम क्लियर. कंटिन्यू राइटिंग. Similarly, expenses are recorded. Similarly, expenses are recorded when they are incurred. When they are incurred or become due. When they are incurred or become due. And not when cash is paid for them. And not when cash is paid for them. Underline, expenses recorded when. Underline, expenses recorded when incurred. Expenses recorded when incurred. And also underline, not when cash is paid for them. Underline, not when cash is paid for them. ये लिखा है कि जब आपने खर्चा कर दिया आप उसको तभी के तभी रिकॉर्ड करेंगे. 2 लाख प्लस 1 लाख खर्चा किया, 2 लाख कैश में पेमेंट कर दी, 1 लाख आप अगले साल पे करेंगे. यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द एक्सपेंस व्हेन दे आर इनकर्ड. 3 लाख रुपए रिकॉर्ड होगा, ना कि उस दिन का वेट करेंगे जब तक ये आप पे ना कर दें. आपने इलेक्ट्रिसिटी अवेल कर ली, 3 लाख का खर्चा अभी दिखाओ, तब तक का वेट मत करो जब तक आप इसको पे करोगे. आई होप आई एम क्लियर अप नाउ. ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है. I hope we are now clear of what do we mean by the cash basis, what do we mean by the accrual basis, what is the practical importance for the same. कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता, कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज करता है. यहाँ पे आपको टैक्स में बेनिफिट्स इतने नहीं मिलेंगे, पर अगर आप एक ढंग के तरीके से चलेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं. ये लोकल रिटेल्स नॉर्मल हाउस वाले यूज करते हैं, जबकि ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. So we are going to wind up today's session. I hope you liked the video and like today's session as well. So subscribe to my channel for more updates. Tomorrow we are going to learn very important concept of debit and credit, जो आपकी पूरी accounts की जर्नी में आपको बहुत मदद करेगा. So in order to get the update of that video, subscribe to my channel, like my channel and share the video as much as possible. Take care. Bye bye. Thank you.